हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर सेमीकंडक्टर का पार्ट 2, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। राइट, तो हम इसको देखने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने मटेरियल को क्लासिफाई किया है बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं इन्हें। मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे टर्म यूज कर सकते हैं कंडक्टर्स। मेटल्स या कंडक्टर्स में जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है वो कम होती है। ठीक है, जो रेजिस्टिविटी है वो कम होती है और जो कंडक्टिविटी है वो ज्यादा होती है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अलाउ करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है इजीली। कौन? कंडक्टर्स या मेटल्स। राइट, फिर उसके बाद सेकंड आते हैं हमारे पास सेमीकंडक्टर्स। चलो, सेमीकंडक्टर से पहले हम इंसुलेटर समझते हैं। तो इंसुलेटर ऐसे होते हैं डिवाइसेस जिनकी रेजिस्टिविटी तो हाई होती है। रेजिस्टिविटी यानी कि रो होती है हाई, बट इनकी जो कंडक्टिविटी है वो कम होती है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अलाउ नहीं करता है इजीली। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी को भी, उसकी पैसेज में भी ये रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। कौन? इंसुलेटर। तो ये बातें हो गई कंडक्टर और इंसुलेटर की। अब इनके बीच का ना एक इंटरमीडिएट है। कौन है वो इंटरमीडिएट? तो वो है सेमीकंडक्टर, जो कि हमारे इस चैप्टर का नाम है और इसी के बारे में हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स ऐसे डिवाइस होते हैं जो हमारे पास मेटल और इंसुलेटर के इंटरमीडिएट होते हैं। तो ये कभी तो कंडक्टर जैसा बिहेव करेंगे, कभी ये करेंगे इंसुलेटर जैसा बिहेव, पर ये ऐसे ही रैंडम बिहेव नहीं करेंगे। कोई कंडीशन होगी जिसकी वजह से ये कभी इंसुलेटर तो कभी कंडक्टर जैसा बिहेव करेंगे। तो वही हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं 0 केल्विन की, 0 केल्विन पे जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, 0 केल्विन पे जो हमारा, यहाँ पे लिख दूं, 0 केल्विन पे ये बिहेव करेगा एज इंसुलेटर। बट अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा के 300 केल्विन, जो कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, ठीक है, या फिर हम इसे रूम टेम्परेचर भी बोल देते हैं, तो उस पे ये एक्ट करता है एज अ कंडक्टर। यानी कि जो सेमीकंडक्टर होता है वो 0 केल्विन पे इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता, बट वहीं पे हमारे पास 300 केल्विन पे कंडक्टर बन जाता है, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है। तो यही बेसिक डिफरेंस है मेटल, जिसको कंडक्टर भी कहेंगे हम, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन तीनों का। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें है हमारे पास कि हम सेमीकंडक्टर को दो और तरह से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और कंपाउंड सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर कौन से हैं? SI यानी सिलिकॉन, GE यानी जर्मेनियम। ठीक है, और कंपाउंड सेमीकंडक्टर में भी 3 हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। तो ये हमें इनकी एग्जाम्पल्स का थोड़ा ध्यान होना चाहिए। जैसे ऑर्गेनिक में एंथ्रासीन है, डोप्ड थैलोसाइनिन्स हैं, और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में पॉलीपायरोल है, पॉलीएनिलिन है, पॉलीथायोफीन है। तो ये सब है। मोस्ट ऑफ दी जो सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस हैं वो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स पे या इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स पे बेस्ड है। एलिमेंटल कौन से हैं? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये नहीं भूलना हमें, ये बिल्कुल याद रखना है। या फिर वो कंपाउंड और इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स पे बेस्ड हैं। बट 1990 के बाद कुछ ऐसे सेमीकंडक्टर्स भी आए जो ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स या फिर सेमीकंडक्टर पॉलीमर्स के ऊपर बेस्ड थे, और इसी से हमारी जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट भी हुई थी। तो इस चैप्टर में हम अपनी डिस्कशन को इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स तक या फिर थोड़ा बहुत एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स तक ही लिमिट करके रखेंगे, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे। ठीक है जी, तो हम यही देखने वाले हैं इस चैप्टर में बेसिकली। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। अब ये क्या है क्या नहीं है वो सब देखने वाले हैं हम। बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था,
आई होप सबको पता होगा बोहर का एटॉमिक मॉडल क्या था। बोहर ने जो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जो मॉडल मतलब दिया था उसमें क्या था, तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी आइसोलेटेड एटम जो है उसमें इन एन आइसोलेटेड एटम द एनर्जी ऑफ एनी ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स इज डिसाइडेड बाय द ऑर्बिट इन विच इट रिवॉल्व्स। तो यानी कि कोई भी अगर एटम है और वो आइसोलेटेड है तो उसमें जो भी कोई इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी उसके ऑर्बिट से डिसाइड होगी कि वो जिस ऑर्बिट में है वो उसकी एनर्जी उसी से डिसाइड होगी। बट जब हम एटम्स को कंबाइन करते हैं, कोई मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उससे सॉलिड बनाते हैं बेसिकली, सो वो एटम्स पास पास आते हैं यानी कि वो क्लोज आते हैं। So the outer orbit of electron from neighboring atoms would come close or even overlap. तो जिसकी वजह से जो एटम का आउटर ऑर्बिट होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स इवन ओवरलैप कर जाएंगे नेबरिंग एटम के आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के साथ। So इससे क्या होगा, दिस वुड मेक द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन इन अ सॉलिड वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट इन अ आइसोलेटेड एटम। तो इससे उन इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन आइसोलेटेड एटम में था वो डिफरेंट हो जाएगा जो उनका मोशन होगा उस सॉलिड के अंदर। आई होप थोड़ा आपको समझ आया होगा। इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग जिस भी कोई आइसोलेटेड एटम है तो उसमें जो ऑर्बिट होगा इलेक्ट्रॉन का वही डिसाइड करेगा उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, राइट। अब मान लो हम कोई एटम्स को पास पास लाके हम कोई सॉलिड बनाना चाहते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो एटम के आउटर ऑर्बिट होंगे उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोनों एटम के वो ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने से क्या होगा, जो उनका नेचर होगा वो सॉलिड वाले का वो डिफरेंट हो जाएगा जो उन इलेक्ट्रॉन्स का आइसोलेटेड एटम में नेचर था। जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज इट, यू विल गेट इट इजीली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब inside the crystal, each electron has a unique position and no two electrons see exactly the same pattern of surrounding charges. अब अगर कोई भी क्रिस्टल है हमारे पास, उसमें हर एक इलेक्ट्रॉन की एक यूनिक पोजीशन होगी, उसके अराउंड जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी पोजीशन अलग अलग होगी, कोई भी दो सेम नहीं होंगे जिनका पैटर्न सेम होगा। बिकॉज ऑफ दिस ईच इलेक्ट्रॉन विल हैव अ डिफरेंट एनर्जी लेवल। तो इसी की वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन का एक अलग एनर्जी लेवल होता है। These different energy levels with continuous energy variation form what we call as energy bands. So यहाँ पे जो अपने पास एनर्जी लेवल्स हैं विद कंटिन्यूअस एनर्जी वेरिएशन, इसी को हम एनर्जी बैंड बोलते हैं। मतलब कि जैसे कि हमारे पास हमने एटम से सॉलिड बनाया, उसमें हर एक एटम जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन यूनिक होगी, है ना, और हर एक की पोजीशन अगर यूनिक है तो उसका जो एनर्जी लेवल है वो भी अलग होगा। सो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होंगे सबके और अलग अलग उनकी एनर्जी होगी, तो एनर्जी वेरिएशन भी मिलेगी जो कुछ कॉन्टिन्यूअस होगी, है ना। तो उसी को हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी बैंड with which include the energy level of valence electron is called valence band. अब वो एनर्जी बैंड जिसमें के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल है उसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। जो भी हमारा ये ऐसे वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस बैंड के अंदर बेसिकली हम सारे इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं ऐसे ऐसे करके ना, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो ये मान लो वैलेंस बैंड है, ठीक है। द एनर्जी बैंड अबव द बैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। ये तो था आपका वैलेंस बैंड, वीबी से रिप्रेजेंट कर रही हूं मैं। अब इसके ऊपर जो एक बैंड है वो होगा कंडक्शन बैंड। ये था वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड। द एनर्जी बैंड above the valence band is called conduction band with no external energy. All the valence electron will reside in the valence band. अगर कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं लग रही तो उस टाइम पे जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब इस वैलेंस बैंड के अंदर होंगे, इस बैंड के अंदर होंगे जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सॉरी। इफ द लोएस्ट लेवल इन द कंडक्शन बैंड हैपन्स टू लोअर, if the lowest level in the conduction band happens to lower than the highest level of the valence band, the electrons from the valence band can easily move into the conduction band. So, अब वो कहता है कि अगर आपका जो कंडक्शन बैंड का ये सबसे लोएस्ट वाला, सबसे नीचे वाला जो लेवल है, ठीक है,
वो जो आपका वैलेंस बैंड का हाईएस्ट लेवल है, यानी कि ये लेवल है, ठीक है, उससे लो हो जाए, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे यहाँ से, इस यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब कंडक्शन बैंड के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। सो नॉर्मली कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, ठीक है, बट जब ये ओवरलैप कर जाए ऑन द वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन्स कैन, बट व्हेन इट ओवरलैप्स ऑन द वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली इनटू इट। दिस इज द केस विद मेटालिक कंडक्टर। बट अगर ये कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के साथ ओवरलैप कर जाए, अब ओवरलैप कैसे होता है, ध्यान से समझना इस चीज को। सो यहाँ पे अब मान लेते हैं ये जो है यहाँ पे ये ओवरलैप हो गया, यानी कि यहाँ पे जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है वो ओवरलैप हो गए। तो उस टाइम पे जो वैलेंस बैंड के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इजीली मूव कर पाएंगे कंडक्शन बैंड के अंदर, और यही केस होता है मेटालिक कंडक्टर्स का। इन लाइंस को ध्यान से पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद वो कहता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कुछ स्पेस होती है, मतलब जैसे कि ये है हमारे पास हमारा कंडक्शन बैंड और ये है हमारे पास हमारा वैलेंस बैंड, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कोई स्पेस होती है, और वो जो स्पेस होती है तो ये जो फ्री स्पेस होती है एक्चुअली, इसकी वजह से क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एकदम यहाँ पे बाउंड होके रहते हैं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाता है। इससे मटेरियल जो है वो क्या बन जाता है, इंसुलेटर बन जाता है। मतलब जब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कोई स्पेस हो जाए, ठीक है, तो उस टाइम पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, कोई भी वैलेंस बैंड से नहीं मूव कर पाएगा कंडक्शन बैंड की तरफ, तो ये मटेरियल जो है इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है जी। बट सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड मे गेन एक्सटर्नल एनर्जी टू क्रॉस द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड। बट कई बार क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड में, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, वो एक्सटर्नल एनर्जी से एनर्जी गेन करके वैलेंस बैंड से जो अपना कंडक्शन बैंड है वहां तक पहुंचने की क्षमता बना लेते हैं, ठीक है, और वो गैप को कवर करने की क्षमता बना लेते हैं। सो देन दीज इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इनटू द कंडक्शन बैंड, और फिर वो कंडक्शन बैंड की तरफ मूव कर जाते हैं। एट द सेम टाइम दे विल क्रिएट वैकेंट एनर्जी लेवल इन द वैलेंस बैंड। बट जैसे ही मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर आके मूव कर गया, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगी अपनी फ्री स्पेस, यहाँ पे फ्री स्पेस बन जाएगी, और इस फ्री स्पेस का कोई नाम होता है, ठीक है, और इस जो फ्री स्पेस बनती है इसका नाम होता है होल, राइट। तो वेयर अदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन मूव, thus the process create possibility of conduction due to electron in conduction band as well as due to valencies in valence band. So I hope ये थोड़ा बहुत समझ आया होगा। एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं, एनर्जी बैंड्स कुछ नहीं होते, जस्ट ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स और उनकी वेरिएशंस होती हैं, क्योंकि हर एक ऑर्बिट, हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी एक यूनिक पोजीशन होती है ना, और कोई दो इलेक्ट्रॉन्स की सेम कंडीशन पैटर्न नहीं हो सकता, राइट। तो उसकी वजह से ये इस तरह के एनर्जी लेवल्स बनते हैं, है ना, और इनको एनर्जी बैंड बोलते हैं। एक होता है वैलेंस बैंड जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कंडक्शन बैंड होता है, और वैलेंस बैंड को अगर एक्सटर्नल एनर्जी मिल जाए तो फिर वहां से कंडक्शन बैंड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं। अगर दोनों के बीच में गैप है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, तो वो इंसुलेटर होगा। अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाएंगे तो वैलेंस बैंड से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इजीली कंडक्शन बैंड की तरफ मूव कर जाएंगे, राइट। और अगर इलेक्ट्रॉन जहां से मूव कर रहा है वहां पे एम्प्टी स्पेस बन रही है जिसको हम होल बोलते हैं। सो आई होप ये समझ आया होगा, हमने यही सब आज किया है। So hope you all enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for watching more videos, and stay tuned. Thank you.